शमशेर खान, सहआचार्य, गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौम। आज है प्रमेय। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण शून्य या एक अभाज्य संख्या। तो प्रमेय क्या है? सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकीय प्रांत ले लो, चाहे पूर्णांकीय प्रांत ले लो, चाहे क्षेत्र का ले लो। तो सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण शून्य या एक अभाज्य संख्या होती है। तो अपन इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए मतलब किसी पूर्णांकीय प्रांत का यदि अभिलक्षण शून्य है तो शून्य के लिए भाज्य अभाज्य की बात ही नहीं होती। तो अपन लिख देते हैं, माना डी एक पूर्णांकीय प्रांत है। यदि डी का अभिलक्षण शून्य है तो प्रमेय स्वयं सिद्ध है। अब आगे मान लेते हैं। अब माना डी का अभिलक्षण शून्य नहीं है, डी का अभिलक्षण शून्य नहीं है, तब डी का अभिलक्षण एक परिमित संख्या होगी। माना डी का अभिलक्षण शून्य नहीं है, तब डी का अभिलक्षण एक परिमित संख्या होगी। ये भी ध्यान रखना है कि शून्य नहीं है तो डी का अभिलक्षण एक परिमित संख्या है। ये अभिलक्षण की परिभाषा पे अगर अपन जाएं तब समझ में आएगा। अपन ने क्या है कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण एक धन पूर्णांक n होगा, न्यूनतम धन पूर्णांक n होगा, जिसके लिए n.1 = 0। अन्यथा अगर ये धन पूर्णांक विद्यमान नहीं हो तो अपन क्या कहते हैं कि इसका पूर्णांक अभिलक्षण क्या है? शून्य या अनंत है। तो यदि इसका अभिलक्षण शून्य नहीं है, मतलब शून्य या अनंत नहीं है, तो निश्चित रूप से एक धन पूर्णांक विद्यमान होगा, तो वो एक परिमित संख्या होगी। तो परिमित संख्या, इसका मतलब अभिलक्षण क्या हो गया? एक परिमित संख्या हो गया। तो अभिलक्षण की जो परिभाषा है उसमें क्लियर है कि वह न्यूनतम धन पूर्णांक n जिसके लिए n.1 = 0 होता हो। और यदि ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान नहीं है तो पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण क्या होगा? शून्य या अनंत, शून्य या अनंत। तो अपन ने मान लिया कि इसका अभिलक्षण शून्य है, मतलब या तो शून्य होगा या कोई परिमित संख्या होगी। तो अपन ने मान लिया शून्य है, तो शून्य के लिए भाज्य अभाज्य की कोई बात ही नहीं होती, इसलिए ये प्रमेय स्वयं सिद्ध है। अपन ने मान लिया कि इसका अभिलक्षण शून्य नहीं है, शून्य नहीं है मतलब अनंत नहीं है, अनंत भी नहीं है, शून्य या अनंत। तो अनंत लिखें तो भी ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान नहीं है तभी लिखेंगे, और शून्य लिखेंगे तो भी ऐसा इसलिए लिखेंगे कि ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान नहीं है। तो अपन ने ले लिया कि इसका अभिलक्षण शून्य नहीं है, इसका मतलब एक परिमित धन पूर्णांक विद्यमान होगा। इसका मतलब इसका अभिलक्षण क्या होगा? एक परिमित संख्या होगी। तो अपन ने लिखा है, अब माना डी का अभिलक्षण शून्य नहीं है, तब डी का अभिलक्षण एक परिमित संख्या है। माना डी का अभिलक्षण एक धन पूर्णांक n है, तब n की दो अवस्थाएं। तो अपन ने धन पूर्णांक, अपन शून्य नहीं है तो एक निश्चित रूप से एक परिमित संख्या होगी, तो वो परिमित संख्या अपन ने मान ली कि कोई धन पूर्णांक n है। तो धन पूर्णांक है तो अब धन पूर्णांक की दो अवस्थाएं हो सकती है, वो एक भाज्य संख्या हो सकती है और वो एक अभाज्य संख्या होती है। तो अपन ने लिख दिया कि n की दो अवस्थाएं हैं। नंबर एक, n एक अभाज्य संख्या है, n एक अभाज्य संख्या है। नंबर दो, n एक भाज्य संख्या है। अब पहली अवस्था अगर अपन लें कि n एक अभाज्य संख्या है तो प्रमेय सिद्ध हो गया। तो प्रमेय में सिद्ध क्या करना है कि जो शून्य है और शून्य नहीं है तो कोई भी संख्या वो अभाज्य संख्या है। तो अगर अपन ने अभाज्य n को अभाज्य संख्या ले ली तो प्रमेय स्वयं सिद्ध हो गया। तो अपन लिख देते हैं, प्रथम अवस्था में प्रमेय स्वयं सिद्ध हो जाता है यदि प्रथम अवस्था में प्रमेय स्वयं सिद्ध हो जाता है। दूसरी अवस्था है तो
अब दूसरी अवस्था है तो भाई n एक भाज्य संख्या है, n एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है इसका मतलब क्या है कि n को किन्हीं दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और वो संख्याएं कैसी हो, एक के बराबर नहीं हो और n के भी बराबर नहीं हो। मतलब n को अपन n1 गुणा n2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि n भाज्य संख्या है तो n को अपन n इजकल टू n1 n2 लिख सकते हैं, और n1 और n2 यदि n भाज्य संख्या है तो n1 और n2 एक तथा n के बराबर नहीं है। भाज्य संख्या तभी होगी यदि अपन n को n1 n2 के रूप में व्यक्त कर सकते हों और n1 और n2 न तो एक के बराबर हो न n के बराबर हो। तो अपन ने लिखा माना n इजकल टू n1 n2 जहाँ n1 इज नॉट इक्वल टू 1, n2 इज नॉट इक्वल टू 1 और n1 इज लेस देन n, n2 इज लेस देन n। ये दो लाइन जो अपन ने लिखी है इनको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा ठीक है। माना n इजिकल टू n1 n2 जहाँ n1 इज ग्रेटर देन 1 लेस देन n, n2 इज ग्रेटर देन 1 लेस देन n। तो आपको ये दूसरी स्टेप में अपन ने लिखा है, ये लिखना है। पहले वाले को समझने के लिए दो लाइन को समझ लो, बाकी लिखने में ये अच्छा है, इजी है। माना n इजिकल टू n1 n2 जहाँ n1 इज ग्रेटर देन 1 लेस देन n, n2 इज ग्रेटर देन 1 लेस देन n। अब d का अभिलक्षण n है, d का अभिलक्षण n है, अतः n डॉट 1 इजकल टू 0, n डॉट 1 इजकल टू 0। n डॉट 1 इजकल टू 0 को अपन लिख देते हैं n1 n2 डॉट 1 इजकल टू 0, या इसे लिख देते हैं n1 डॉट 1 दूसरे कोष्टक में n2 डॉट 1 इज इक्वल टू 0, देन n1 डॉट 1 इजकल टू 0, n2 डॉट 1 इजकल टू 0। इसका मतलब अपने क्या लिखा है n1 डॉट 1 इजकल टू 0 या n2 डॉट 1 इजकल टू 0। इसका मतलब d का अभिलक्षण n1 या n2 होगा, परंतु n1 तथा n2 p में n से n1 तथा n2 n से छोटे धन पूर्णांक है, n से छोटे धन पूर्णांक है, जो कि n के अभिलक्षण होने का विरोधाभास है। क्यों है भाई कि किसी भी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण n है तो n क्या है, वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक है जिसके लिए n डॉट 1 इजकल टू 0। और यहाँ अपन ने अगर n को भाज्य संख्या लिया है तो अपने को मिलता है कि n1 डॉट 1 इजकल टू 0 और n2 डॉट 1 इजकल टू 0, और n1 और n2 क्या है, n से छोटे हैं। इसका मतलब n के अभिलक्षण होने का विरोधाभास है कि भाई n अगर अभिलक्षण है तो n से छोटा धन पूर्णांक तो संभव ही नहीं है, जिसके लिए अपन n1 और n2 जो छोटे धन पूर्णांक है वो तो यदि n अभिलक्षण है तो n अभिलक्षण है तो n ही वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक है जिसके लिए n डॉट 1 इजकल टू 0, जबकि अपने को प्राप्त हो रहा है n डॉट 1 इजकल टू 0 और n2 डॉट 1 इजकल टू 0, जो कि n1 और n2 n से छोटे हैं, फिर भी ये मिल रहा है। इसका मतलब अभिलक्षण या तो n1 है या n2 है, दोनों ही n से छोटे हैं, इसलिए ये n के अभिलक्षण होने का विरोधाभास है। तो अपन ने लिखा है d का अभिलक्षण क्या है, n1 या n2, परंतु n1 तथा n2 प्रत्येक n से छोटा है, छोटा धन पूर्णांक है, फलतः d का अभिलक्षण n नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इससे छोटा धन पूर्णांक तो संभव है, जो कि विरोधाभास है। अतः n अभाज्य संख्या है, अतः n अभाज्य संख्या है। यदि भाई अपन ने क्या लिया,
कि n भाज्य संख्या है, तो n भाज्य संख्या है, तो n भाज्य संख्या है, तो फिर n अभिलक्षण नहीं है। n को भाज्य संख्या लिया तो ये अभिलक्षण, n के अभिलक्षण होने का विरोधाभास हो गया। अतः अपन ने विरोधाभास हो गया तो अपन लिख देते हैं कि n भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। धन्यवाद।